मैंने जान बचा रखी है एक जान के लिए, मैंने जान बचा रखी है एक जान के लिए, और इतना इश्क कैसे हो गया एक अनजान के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से चैनल में। दोस्तों, आपको पता होगा कि कोऑपरेटिव बैंक का जो कोर्स हमने लॉन्च किया था, जो कोऑपरेटिव बैंक का जो कोर्स है उसको 999 में लॉन्च किया था, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपकी अकाउंटेंसी भी आ गई थी, मैथ भी आ गई थी, रीजनिंग आ गई थी, इंग्लिश आ गई थी, इसके अलावा आपका कोऑपरेटिव एक्ट आ गया था। आपको कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं थी, सब जो है वो इसमें सम्मिलित था। आपका कंप्यूटर भी था, 7 सब्जेक्ट जो थे वो सब हमने इसमें सम्मिलित किए थे। और इस कोर्स को मेरी उम्मीदों से बहुत ज्यादा प्यार आप लोगों ने दिया है। मैं बड़ा एकदम मतलब तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पर चूंकि किसी भी टीचर के लिए जो उससे सामने जो पढ़ रहे हैं उसके जो बच्चे होते हैं, वो उसकी सबसे बड़ी एक तरीके से इनाम होता है। सबसे बड़ा जो उसका क्या कहेंगे इसको, इसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास, मतलब सबसे बड़ी क्रेडिट जो होती है वो उसके सामने वाले बच्चे होते हैं। आप जो बैठे हो सामने, आप डिसाइड करते हो कि सामने वाला चीज क्या है। आपने अगर हमें रिजेक्ट कर दिया तो हम कुछ नहीं होते, आपने अगर पास कर दिया तो फिर पूरी दुनिया रिजेक्ट कर दे। अगर आपकी नजरों में पास है हम, तो फिर 100% पास है। पर चूंकि अब यह है कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ऐसा गलत कहा है, बच्चे शैतान का रूप होते हैं, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं। तो देखो, बच्चों ने बहुत सारी डिमांड की। आपको ध्यान होगा कि हमने इस कोर्स की डेट रखी थी कि भाई 25 अक्टूबर को आपको ये कोर्स जो है वो ये 999 में मिलेगा, इसके बाद आपको 1499 में मिलेगा ये, ठीक है। पर चूंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, इनके आगे हम भी कुछ नहीं कर सकते। कई बच्चों ने कमेंट किया, जो मेरा वाला कमेंट था कि साहब आप में टीचर का डेमो भी दिखा देते ताकि हम एक बार इसको देख लेते और उसके बाद कोर्स परचेज करते। सर आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी और टीचर की भी डेमो डाल देते तो उसके बाद हम कोर्स ले लेते। थैंक यू सो मच सर, आपके डेमो की जरूरत नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सर हो सके तो ऑफर को आगे बढ़ा दीजिए ताकि हम लोग और टीचर्स को भी देख सकें। सर कोर्स खरीदने का टाइम बढ़ा दो प्लीज, मैंने तो आज ही देखा है आपका चैनल। सर कोर्स में ऑफर आगे बढ़ाओ प्लीज, और भी क्लासेस का डेमो दो। तो हमने भी इस पर मंथन किया एक कि भाई कई बार क्या होता है कि जब तक आप टीचर को देखते नहीं हो तब तक आप उस कोर्स को परचेज करने में बिलीव नहीं करते हो कि भाई एक बार इसको देख लिया जाए। तो देखो, आज ये जो क्लास है, आप इस क्लास का पूरी का आनंद लीजिए, पूरा एनालिसिस कीजिए और उसके बाद आप कोर्स में परचेज करने की सोचना, अगर आपको अच्छा लगे तो। टीचर की क्लास जो है वो आगे आने वाली है, पर आपके लिए जो खुशखबरी है वो ये है कि भाई ये ऑफर जो हमने 25 अक्टूबर तक रखा था, इसको 25 अक्टूबर तक ना रख के और 2 दिन और आगे बढ़ा देते हैं। 2 दिन बढ़ाने का भी कारण है, हम चाहते तो इसको 1 दिन भी बढ़ा देते, पर मैं आपको बता दूं कि 27 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन है और मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस जन्मदिन के अवसर पर आपको एक बेहतर से बेहतर गिफ्ट दिया जाए। भाई टीचर की तरफ से आपको सबसे प्यारा गिफ्ट यही मिल सकता है जो मैं दे सकता था। तो फीस आपकी यही रहेगी 999, 27 अक्टूबर रात को 12 बजे तक ये लास्ट है। इसके बाद आप कोई उम्मीद मत रखना दूर दूर तक। 10 टेस्ट आपको इसमें फ्री मिलने वाले हैं और सारे सब्जेक्ट जो है उनकी ऑनलाइन क्लासेज मिलेगी। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि भाई कई बच्चों का ये क्वेरी है कि साहब हमें मैथ भी आती है, हमें रीजनिंग भी आती है, बट हमें तो सिर्फ कंप्यूटर चाहिए। कई ये कहते हैं साहब कंप्यूटर भी आती है, हमें सिर्फ राजस्थान जीके चाहिए। कई ये कहते हैं साहब हमें तो केवल कोऑपरेटिव एक्ट ही चाहिए। तो देखो, सबके कोर्सेज जो है वो आपको मिलेंगे, इस पर सबके कोर्सेज मिलेंगे, इंडिविजुअल भी मिलेंगे अगर आप इंडिविजुअल परचेज करना चाहोगे तो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे 3-4 कोर्स खरीदने की जरूरत पड़ेगी तो फिर आप 999 वाला ले लेना, क्योंकि बाकी आपके लिए महंगा पड़ेगा। ये बात मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसमें हम आपको 10 टेस्ट भी देंगे। इंडिविजुअल कोर्स जो आता है वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है, मतलब अगर सबको हम कंपेरिजन करें तो सबसे बेटर आपके लिए अभी ये रहेगा, ठीक है। तो आप इसके लिए ज्यादा वेट ना करें, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत मिनिमम फीस रखी है हमने, जितनी हमसे हो सकती थी, मतलब हमारी इसमें कॉस्टिंग भी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी जो है भाई शुरुआत है तो शुरुआत में सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तो आपके लिए ये कोर्स है और ये जो है ये आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। पर देखो, मैं जल्दबाजी इसलिए नहीं कर रहा कि भाई आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए, बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी आपको प्रोवाइड करवाया जाए। भले ही 1-2 दिन रुक जाए, ऐसा नहीं हो कि मैं आपको आज ही कोर्स लॉन्च किया, आज इस फैकल्टी भी अवेलेबल करवा दो, 2 दिन बाद आप जो है वो मुझे भला बुरा कहे, या आपका एक विश्वास उठ जाए कि यार हमने तो देखा ही नहीं था, आपने जो है वो न जाने हमें क्या क्या कौन कौन से टीचर अवेलेबल करवा दिए।
तो ऐसी सब समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए हम धीरे धीरे, आज आपको जो है वो ये इस सब्जेक्ट की जो क्लास है वो मिल रही है, आप इसका डेमो लीजिए आराम से, तसल्ली से, इत्मीनान से, और उसके बाद जो है वो आप कोर्स को परचेज करना। लेकिन ये ऑफर 2 दिन है, ओनली 27 अक्टूबर के बाद आप इसकी बिल्कुल सपने में भी कल्पना मत करना, उसके बाद आपको ये 1499 में ही मिलने वाला है। ठीक है, तो आप क्लास को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएल क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर बैठकर अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और आपकी इसी तैयारी को मजबूत करने के लिए हम लेके आए, हमारी एएल क्लासेस लेके आए ये आपके लिए सभी सब्जेक्ट के क्लासेस। आपको एएल क्लासेस ही क्यों चुनना है, क्यों भरोसा कर सकते हैं आप एएल क्लासेस पे? क्योंकि एएल क्लासेस की जितनी भी फैकल्टी है वो सभी फैकल्टी आपके लिए इस तरीके से मेहनत करेगी कि आपको सेलेक्टेड टाइम में, लिमिट टाइम में एक सेलेक्टेड कंटेंट आपको उपलब्ध करवाएगी। उस कंटेंट से आपको खुद की तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से आप मजबूत कर पाएंगे। और कंटेंट में हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सभी पॉइंट्स को आपके सामने नोट करवाएंगे, जिससे जो है आप अपने सिलेक्शन के बहुत करीब होंगे। तो आप जो है हमारी इस एएल क्लासेस वाली टीम के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। मैं निहारिका छिपा आपको इस एएल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ में आपको इतने सार गर्भित कंटेंट के साथ में आपकी तैयारी को मजबूत करवाएंगे और साथ ही बताएंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि वो एग्जाम में जब बैठेगा और अपने पेपर को देखेगा, पेपर को देखते ही उसके दिमाग में आएगा कि सच में मैंने एक अच्छे प्लेटफॉर्म से अपनी तैयारी को मजबूत किया है। क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल कम समय में और इतना सेलेक्टेड मैटर मिलेगा कि आपको 2 से 3-4 जगहों से मैटर पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, कोई बुक भी आपको रेफरेंस तौर पे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी मैटर को आप 2 से 4 बार रिवाइज करेंगे तो आप जो है अपने सिलेक्शन की आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। तो चलिए बने रहिए आप एएल क्लासेस के साथ में। और मैं जो आपको पढ़ाऊंगी कंप्यूटर, तो इसमें सबसे पहले हमें यही जानना है कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट की अपने आप में क्या पहचान है। बाद में हम धीरे धीरे जानेंगे कि इस सब्जेक्ट में हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कि जैसे हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर खुद एक्चुअल में है क्या? भाई जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है उस कंप्यूटर सब्जेक्ट में हमें पढ़ना बहुत कुछ होता है। भाई कंप्यूटर क्या है, उसका इतिहास क्या रहा है, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर कौन से हैं, उसके बाद में हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइसेस का यूज क्या है, ये सब हम इस कंप्यूटर सब्जेक्ट में आराम से बिल्कुल आसान तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये तो जान ले कि कंप्यूटर खुद क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारा पहला चैप्टर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। आपको पता है कि 8% जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं इस कंप्यूटर सब्जेक्ट का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल रहता है। आप चाहे पटवारी ले लीजिए, आप चाहे सीईटी ले लीजिए, आप चाहे एलडीसी ले लीजिए, आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां कंप्यूटर सब्जेक्ट आ रहा है, तो वहां अपने आप में कंप्यूटर जो है 25 से 30 क्वेश्चन का एक अपना अलग ही स्कोर खींचता है। ठीक है, तो आपके लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम जो है कंप्यूटर, वैसे तो देखो टेक्निकल टर्म्स है इसके अंदर काफ़ी, तो काफ़ी लोगों को ये बहुत कठिन भी लगता है, लेकिन ये बहुत आसान है। अगर आप पढ़ेंगे और एएल क्लासेस से पढ़ेंगे तो आप कंप्यूटर सब्जेक्ट आपको बहुत ही ईजी लगेगा। चलिए तो देखिए कि हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला ही चैप्टर कि कंप्यूटर का परिचय, विकास एवं कार्य प्रणाली, यानी कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसका डेवलपमेंट देखेंगे और उसकी वर्किंग देखेंगे। तो सबसे पहली चीज कि भाई कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर, आपको पता है कि कंप्यूटर एक मशीन है। अब कंप्यूटर एक मशीन है तो कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है? कंप्यूटर ऐसी मशीन है जिसके द्वारा कैलकुलेशन की जाती है, जिसके द्वारा गणनाएं की जाती हैं। अब आप क्या सोचेंगे कि गणना तो हम कैलकुलेटर से भी करते हैं। भाई करते हैं, बिल्कुल करते हैं।
तो यहाँ हमें यही तो जानना है कि कंप्यूटर बना कैसे, कंप्यूटर कैसे विकसित हुआ। गणना तो हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, फिर कंप्यूटर भी गणना करने वाली मशीन है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जब कंप्यूटर का विकास शुरू हुआ, कंप्यूटर जब बनना स्टार्ट हुआ, उससे पहले जो है कंप्यूटर को बनाने से पहले कुछ ऐसे छोटे छोटे आइडियाज लगाए गए होंगे। इसी के कारण ही तो छोटे छोटे यंत्र पहले बने, जैसे कैलकुलेटर हो गया, अबेकस हो गया, पास्कल हो गया। ये छोटे छोटे यंत्रों के माध्यम से ही जो है फिर जाके जो है चार्ल्स बेबेज ने इतनी बड़ी मशीन के बारे में सोचा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना देर करे हुए हमारा ये कंप्यूटर वाला चैप्टर। चलिए कंप्यूटर में यदि हम बात करें तो सबसे पहले चलिए कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब देखिएगा कि हम जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, हम कंपटीशन लेवल पे आ गए हैं। तो यहाँ पर हम जो है कि ऐसे नहीं है कि हम 9th-10th के स्टूडेंट हैं तो हमें कंप्यूटर की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। वो वाले मतलब उस टाइप के क्वेश्चन तो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो मैं वही चीज कह रही थी आपको कि यहाँ पर आपको सारगर्भित कंटेंट मिलेगा, शॉर्ट कंटेंट मिलेगा, लेकिन वो इतना सारगर्भित होगा कि आप जो है सिलेक्शन, आपको खुद को अंदर से एक फीलिंग आएगी कि मैंने सही प्लेटफॉर्म चुना है और मेरा सिलेक्शन होना ही है। चलिए तो देखिएगा बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द की बात करें सबसे पहले, कंप्यूटर शब्द जो है एक तो लैटिन भाषा के शब्द से बना है और एक अंग्रेजी भाषा के शब्द से बना है। अगर हम बात करें लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से बना है। लैटिन भाषा के कंप्यूटर से शब्द से ही हमारा कंप्यूटर शब्द निकल के आया है। दूसरी मैं बात करूं तो अंग्रेजी भाषा के यानी इंग्लिश के कंप्यूट शब्द से लिया है। तो यहाँ पर देखिएगा दो शब्द लिए गए, एक तो लिया गया आपका कंप्यूटर और एक आपका लिया गया है कंप्यूट शब्द। और इन दोनों ही शब्दों का एक ही अर्थ है कैलकुलेशन करना। इन दोनों ही शब्दों का अर्थ क्या है? कैलकुलेशन करना, यानी कि गणना करना। तो दोनों शब्द का अर्थ एक है लेकिन लिए गए दोनों अलग अलग लैंग्वेज से हैं। तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि ये जो कंप्यूटर शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है और जो कंप्यूट शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और दोनों का इक्वल मीन्स है। इक्वल मीन्स इनका यही है, गणना करना। इन दोनों का एक अर्थ है गणना करना। तो कंप्यूटर शब्द भी इन्हीं से निकल के आया। इसका मतलब कंप्यूटर का मतलब भी क्या हो गया कि एक ऐसी मशीन जो कि गणना कर सकती है, जो गणना करने वाली मशीन होगी। चलिए उसके बाद हम देखते हैं कि कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है गणना करने वाला। तो ये तो आपको अभी पता चल गया है कि भाई जब ये कंप्यूटर और कंप्यूट शब्द से बना है तो इसका मतलब होगा गणना करने वाला। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक, ये प्रश्न देखो काफी बार चर्चा में रहा है कि सबको मालूम होता है, इंग्लिश शब्द तो सभी पढ़ते हैं कंप्यूटर और कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करने वाली मशीन, लेकिन एक्चुअल में कंप्यूटर का हिंदी में अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर में हिंदी में इसका अर्थ होता है संगणक। संगणक का मतलब भी यही होता है गणना करने वाला। ठीक है, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक या परिकलक या अभिकलित्र कहा जाता है। तो ये लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि हम जो है अक्सर पढ़ते समय ये भूल जाते हैं कि कहाँ जो लाइन हमें लगती है कि शायद ये इंपॉर्टेंट नहीं है और प्रश्न वहीं से आ जाता है। तो जैसे कि हमें जो है अभी तक हमने पढ़ा है या आपने पढ़ा तो आपको भी इतना ही पता होगा कि कंप्यूटर है, गणना करने वाली मशीन है, इसको गणक कह सकते हैं, संगणक कह सकते हैं, लेकिन इसके दो और अन्य नाम भी है, वो है परिकलक और अभिकलित्र। ठीक है, परिकलक और अभिकलित्र। गणना करने के बाद में ये आपको रिजल्ट भी देता है, परिणाम भी देता है, इस कारण से इसको परिकलक कहते हैं। ठीक है, अभिकलित्र ये है कि जैसे इससे जो गणनाएं करी और उसके बाद में आपको क्विकली रिजल्ट दिया जाता है, जल्दी से आपके लिए रेस्पॉन्स किया जाता है, तो इसे अभिकलित्र भी कहते हैं। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक, परिकलक और अभिकलित्र कहा जाता है। चलिए फिर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन कैसे है इसे समझिएगा कि हमारे जो पहले जितने भी कार्यालय हैं उन सब कार्यालयों का जो कार्य होता था वो कागजी दस्तावेजों के थ्रू कार्य होता था। मतलब प्रत्येक कार्य हमारा कागज पे डिपेंड था। फॉर्म भरना है कागजी कार्य है, कोई दस्तावेज तैयार करने हैं कागजी कार्य है, सारा कार्य हमारा कैसा होता था? कागजी कार्य था। ठीक है, अब वहां पर डाटा जो स्टोर किया जाता था वो लिखित डाटा होता था। लेकिन हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर जो है हमारे किसी भी
कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो ये डाटा को किस में रखता है, डिजिटल फॉर्म में रखता है। ये अपने अंदर डाटा को स्टोर भी डिजिटल फॉर्म में करता है, आपको जो इंफॉर्मेशन के रूप में रिजल्ट दिखाता है मॉनिटर स्क्रीन पे वो भी डिजिटल फॉर्म में दिखाता है। और ये चूंकि एक मशीन है और ये मशीन जो है अपने विद्युत प्लस से चलने वाली मशीन है, इलेक्ट्रिक मशीन है, तो इसका सारा काम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पे ही बेस्ड है। इस कारण से इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी कहते हैं कि भाई इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मतलब विद्युत सप्लाई जब तक हो रही है तब तक ये काम कर रहा है, विद्युत सप्लाई नहीं है तो फिर ये काम नहीं करता है। और जब विद्युत सप्लाई हो रही है तो इसको मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, आपने शायद साइंस में पढ़ा होगा प्लस माइनस चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस, तो उसी के कारण इस मशीन में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और उन्हीं के दौरान जो है ये प्रोसेस कर रहा है, कार्य कर रहा है। इस कारण से इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। तो चलिए कि कंप्यूटर के लिए हमने सबसे पहले लाइन पढ़ी कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा जाता है। फिर बात करते हैं कंप्यूटर एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन है। कंप्यूटर एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन है। ये लाइन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि प्रश्न में कुछ इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं कि कंप्यूटर के लिए निम्न में से सत्य कथन क्या है या कंप्यूटर के लिए निम्न में से असत्य कथन क्या है। तो जहां पर ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर जो है हमें कंप्यूटर की कुछ ऐसी विशेषताओं के बारे में मालूम होना चाहिए क्योंकि वो विशेषताएं है जो लाइन बाय लाइन वहां ऑप्शन में होती है और उन्हीं में से हम लोगों को जो है सत्य सत्य को ढूंढना होता है। तो देखिएगा पहली लाइन आपने पढ़ ली थी कि भाई एक बात आपने पढ़ ली कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर नहीं चल सकता, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की पे बेस्ड है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बेस्ड है यानी इलेक्ट्रॉन से ही चार्ज होकर ये मशीन चलती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। फिर हमने सेकेंड लाइन देखी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन है। चलिए ये भी हमने देख लिया। अब हम आगे ये देखेंगे कि भाई इसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन क्यों कहते हैं, क्या रीजन है। कंप्यूटर के लिए एक लाइन लिख दी गई है कि ये एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन है। तो कंप्यूटर के लिए जो ये लाइन लिखी है, इस लाइन के लिखने के पीछे इसकी पूरी एक डिटेल होगी, कारण होगा कि क्यों कहते हैं इसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन। चलिए उसके बारे में भी हम देखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि कंप्यूटर एक डाटा प्रोसेसर मशीन है। कंप्यूटर एक क्या है, डाटा प्रोसेसर मशीन है। अब जाहिर सी बात है कि डाटा प्रोसेसर मशीन इसलिए है क्योंकि डाटा को प्रोसेस करती है। डाटा को प्रोसेस करके ही तो आपको रिजल्ट के रूप में, रिजल्ट मतलब परिणाम के रूप में आपको मॉनिटर स्क्रीन पे रिजल्ट दिखाती है। तो इसी कारण से इसको कहते हैं कंप्यूटर एक डाटा प्रोसेसर मशीन है। हम आगे चर्चा करेंगे कि इंफॉर्मेशन क्या होती है, डाटा क्या होती है, कैसे कंप्यूटर की ये जो मशीन है डाटा को प्रोसेस करने का काम करती है। तो चलिए कि कंप्यूटर एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन है, कंप्यूटर एक डाटा प्रोसेसर मशीन है और फिर हम बात करें कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है। तो कंप्यूटर के लिए ये जो मेन इंपॉर्टेंस लाइन है, इसी को लेके एक प्रश्न बना गया था कि कंप्यूटर के लिए निम्न में से असत्य कथन क्या है। वो प्रश्न क्या था, उसके ऑप्शन क्या थे, उसको हम हमारी नेक्स्ट अभी देखते हैं। चलिए अब मैं बात करूं कि जो सबसे पहले कि भाई इसको इंफॉर्मेशन मशीन या इसको डाटा प्रोसेसर मशीन क्यों कहते हैं। तो देखिएगा आपके सामने दो शब्द आए, एक शब्द आता है डाटा और एक होता है इंफॉर्मेशन। क्योंकि देखिएगा अभी अभी जो हमने पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि कंप्यूटर हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन भी है और कंप्यूटर हमारा जो है डाटा प्रोसेसर मशीन भी है। तो क्यों कहते हैं कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन मशीन या डाटा प्रोसेसर मशीन, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। चलिए हाँ जी, सबसे पहले ये चीज कि कंप्यूटर को जब भी कोई कार्य करने के लिए दिया जाता है तो जितनी भी हमारी इनपुट डिवाइस होती है उन इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डाटा इनपुट किया जाता है। यानी कोई भी काम करने के लिए जो आप कंप्यूटर को देने वाले हो वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट करवाया जाता है। फिर आपने तो कंप्यूटर को कार्य सौंप के आपने अपना कार्य तो फ्री कर लिया, आप फ्री हो गए। अब कंप्यूटर मशीन जो है उसका कार्य स्टार्ट हो गया है। जो काम आपने उसको करने के लिए दिया है, अब उस कार्य को करने के लिए उस पर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। उस कार्य को प्रोसेस करने के बाद में, उस कार्य को क्रियान्वित करने के बाद में आपको वापस जो है सूचना या इंफॉर्मेशन के रूप में, रिजल्ट के रूप में आपकी आउटपुट डिवाइस पर, यानी जो आपके आउटपुट डिवाइस सबसे पहले हम माने तो मॉनिटर, उस मॉनिटर स्क्रीन पर आपको रिजल्ट दिखाता है। तो कंप्यूटर ऐसे ही काम करता है
कि पहले तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से उसको इनपुट दिया जाता है, उसके बाद में वो उस पर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद में उसको इंफॉर्मेशन में चेंज करता है और वही इंफॉर्मेशन आपको आउटपुट यूनिट के माध्यम से यूजर तक पहुंचाई जाती है। तो कैसे कि भाई सबसे पहले हमने चीज कही कि कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है। तो कंप्यूटर हमारा काम कर रहा है कि यहाँ पर इनपुट यूनिट के माध्यम से डाटा कंप्यूटर में प्रविष्ट करवाया गया। फिर जब डाटा प्रविष्ट करवा दिया गया तो कंप्यूटर ने उस पर क्या करी, कंप्यूटर ने उस पर प्रोसेसिंग की और प्रोसेसिंग करने के बाद में उस इनपुट डाटा को किस में चेंज किया, उस इनपुट डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज किया। किस में चेंज किया? इंफॉर्मेशन में चेंज किया। और यही इंफॉर्मेशन जो है आपको किस यूनिट के माध्यम से? आउटपुट यूनिट के माध्यम से आपके सामने जो है वापस प्रस्तुत करता है जो भी काम आपने कंप्यूटर को करने के लिए दिया। अब समझना कि इस इनपुट यूनिट के माध्यम से, जैसे कि मैं बात करूं कि आप जब कंप्यूटर पर बैठते हैं तो सबसे पहले जो हमारी प्राइमरी इनपुट यूनिट होती है, जो सबसे ज्यादा काम में ली जाती है डाटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराने के लिए, तो वो है आपका कीबोर्ड। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो वो है माउस। ये दो ही इनपुट डिवाइस जो है सबसे ज्यादा उपयोग में आती है कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डाटा को इनपुट करने के लिए। तो आपने कंप्यूटर में इन दो, हम सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड से, है ना, कि कीबोर्ड के माध्यम से आपने कंप्यूटर में कोई भी डाटा अंदर इनपुट कर दिया, डाटा प्रविष्ट करवा दिया। अब सुनना कि इनपुट डिवाइस के द्वारा जो डाटा प्रविष्ट करवाया गया वही आपका क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है, या हम उनको आंकड़े कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो डाटा इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में प्रविष्ट करवाया जाता है उस डाटा का कोई अर्थ नहीं होता है, उसको हम कह सकते हैं ये रो आंकड़े हैं, रो डाटा है, मतलब ये एक तरीके से अर्थहीन है, मीनिंगलेस है। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर में ये डाटा प्रविष्ट हुआ और कंप्यूटर ने उस पर प्रोसेस करना स्टार्ट किया और प्रोसेस करने के बाद में जब वो डाटा इंफॉर्मेशन में बदला तो फिर उसका अपने आप में एक मीनिंग होता है और वो आपका कैसा होता है? मीनिंगफुल डाटा होता है। तो प्रोसेस किया हुआ डाटा जिसका एक अर्थ निकलता है वो आपकी क्या कहलाती है? इंफॉर्मेशन कहलाती है। तो देखो कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो डाटा कंप्यूटर में इनपुट किया गया वो तो आपका क्या कहलाता है? रो डाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? रो डाटा कहलाता है। रो डाटे होते हैं और साथ ही साथ में ये कैसे होते हैं? ये साथ में होते हैं आपके मीनिंगलेस होते हैं। मीनिंगलेस का मतलब इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जबकि मैं बात करूं इंफॉर्मेशन की, तो इंफॉर्मेशन क्या है? जो डाटा आपने कंप्यूटर को इनपुट किया उस पर कंप्यूटर ने काम किया और वो डाटा प्रोसेस हो गया, तो जो आपका प्रोसेस्ड डाटा होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? वो प्रोसेस्ड डाटा आपका कहलाता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि भाई इंफॉर्मेशन क्या है? तो प्रोसेस्ड डाटा आपके क्या कहलाएगा? प्रोसेस्ड डाटा आपका कहलाएगा इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डाटा और इंफॉर्मेशन का सबसे मेजर डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर में पहली बार जो डाटा इनपुट किया जाता है वो एक रो डाटा होता है, रो मटेरियल है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। मैं इसका एक एग्जांपल भी देके आपको बताऊंगी कि कैसे ये रो डाटा है और उसके बाद में ये कैसे इंफॉर्मेशन में चेंज होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब आप इनपुट डिवाइस से कोई भी डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करवाते हो वो कैसा होता है? रो मटेरियल है, वो रो डाटा है, उसका कोई अर्थ नहीं होता, वो मीनिंगलेस होता है। और ये जो डाटा है किसी भी प्रकार का हो सकता है, भाई ये न्यूमेरिक भी हो सकता है, मतलब नंबर डाटा भी हो सकता है, ये जो है आपके कैरेक्टर डाटा भी हो सकता है, मतलब अक्षर वाला डाटा भी हो सकता है, ये डाटा किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। चलिए फिर हमने बात करी कि इंफॉर्मेशन, तो जो डाटा आपने इनपुट किया उस पे कंप्यूटर का काम शुरू हुआ, कंप्यूटर ने उसको क्या किया? प्रोसेस किया। प्रोसेस का मतलब कार्य क्रियान्वित हुआ, है ना, कार्य को करना या कार्य को क्रियान्वित करना, वो क्या कहलाता है? प्रोसेस या प्रोसेसिंग, ठीक है। तो डाटा दिया गया जो कि अर्थहीन था, उसको प्रोसेस किया, उस पर क्रिया की और उसको उसमें किस में चेंज कर दिया? उसको एक इंफॉर्मेशन यानी सूचना में चेंज कर दिया। तो वो जो सूचना या जो इंफॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी? उसका कोई ना कोई अर्थ होगा, यानी कि वो मीनिंगफुल होगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है? मीनिंगफुल होती है। इंफॉर्मेशन हमेशा मीनिंगफुल होता है, ठीक है। चलिए अब एक और आपको डिफरेंस ध्यान रखना है कि जो आपका ये डाटा है, अगर हम डाटा की बात करें तो डाटा जो है मीनिंगलेस है, लेकिन दिया किसके माध्यम से जाता है? इनपुट डिवाइस के माध्यम से, ठीक है। और जो इंफॉर्मेशन है जो कि मीनिंगफुल है वो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो वो प्रदर्शित की जाती है आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। तो
तो चलिए यहाँ पर एक लाइन और लिख लेते हैं कि डाटा जो है इनपुट डिवाइस के माध्यम से दिया जाता है, इनपुट डिवाइस के माध्यम से प्रवेश करवाया जाता है, इनपुट डिवाइस के माध्यम से प्रविष्ट कराया जाता है। ठीक है, और अगर इधर इंफॉर्मेशन की बात करें तो आपका जो प्रोसेस डाटा है वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से यूजर के सामने प्रदर्शित होता है। प्रोसेस्ड डाटा आउटपुट यूनिट के माध्यम से यूजर यानी जो कंप्यूटर पे बैठकर ये उपयोग कर रहा है, यूजर को प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए, आपका जो डाउट था कि भाई डाटा क्या होती है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, तो दोनों को लेके आपके क्लियरिटी हो गई है माइंड में कि डाटा किसे कहेंगे और इंफॉर्मेशन किसे कहेंगे। और जब इनकी क्लियरिटी हो गई है तो फिर जो हमने हमारी अभी पिछली स्लाइड में देखा था कि कंप्यूटर एक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है, तो बिल्कुल है, क्योंकि सबसे पहले कंप्यूटर में काम ही यही होता है कि उसको एक रो डाटा या रो मटेरियल उसको सौंपा जाता है और उस डाटा पे वो कार्य करता है, उस डाटा पे वो वर्क करता है और उसको प्रोसेस करता है, उसको क्रियान्वित करता है। तो वाकई में कंप्यूटर एक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है। तो हमारा ये वाला जो कथन हमने पिछली स्लाइड में देखा वो राइट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वास्तव में कंप्यूटर एक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है। चलिए, फिर उस डाटा को जब प्रोसेस कर दिया जाता है तो उस प्रोसेस करे हुए डाटा को किस में परिवर्तित करते हैं, इंफॉर्मेशन में। तो फिर हमने एक कथन और पढ़ा कंप्यूटर के लिए कि हमारा कंप्यूटर जो है एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन भी है। तो बिल्कुल है, क्योंकि जो डाटा प्रोसेस हो जाता है वो प्रोसेस डाटा ही हमारा क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन। यानी सूचना में परिवर्तन कौन होता है, डाटा। प्रोसेस डाटा परिवर्तित होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन भी है। तो ये दोनों कथन हमारे बिल्कुल सत्य साबित हो चुके हैं कि हमारा कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग मशीन भी है और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन भी है। क्लियर है आपको यहाँ पे? चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमने एक कथन और पढ़ा कि भाई जो हमारा कंप्यूटर है वो एक प्रोग्रामेबल मशीन भी है। अब प्रोग्रामेबल मशीन किस तरीके से है वो आपको जानना है। इससे पहले एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं हम कि कैसे डाटा इनपुट होता है, फिर वो कैसे प्रोसेस होता है और कैसे वो प्रोसेस्ड डाटा कहलाता है। जैसे कि कंप्यूटर में आपने कंप्यूटर को एक काम सौंपा है 2+2। ठीक है, ये जस्ट एक लाइक छोटा सा इजी सा एग्जाम्पल जो सबको याद हो जाए कि आपने कंप्यूटर में एंटर किया 2+2। अब इस 2+2 को कंप्यूटर नहीं समझ रहा है, ये तो क्या है, ये मानवीय भाषा है, ये हमारी भाषा है। अब कंप्यूटर इस भाषा को नहीं समझ रहा है क्योंकि कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर जो है सिर्फ और सिर्फ मशीनी भाषा को समझता है। किसको समझता है? मशीनी भाषा को। और अगर हम बात करें कि भाई मशीनी भाषा क्या होती है, तो मशीनी भाषा होती है 0-1। क्या होती है? 0-1। सिर्फ मशीनी भाषा में सारा काम इन 2 डिजिट पे ही होता है, 0-1 पे। यहाँ 0 का मतलब होता है ऑन ऑफ होना और 1 का मतलब होता है ऑन होना। क्योंकि अभी आपने एक चीज पढ़ी कि ये कंप्यूटर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ही ये मशीन चलती है। तो अगर विद्युत सप्लाई हो रही है देन कि इसमें 1 कार्य कर रहा है यानी ये ऑन है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन है। और अगर विद्युत सप्लाई नहीं हो रही है देन कि 0 काम कर रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है? ऑफ है। तो हमारा जो कंप्यूटर है इसी मशीनी भाषा पे काम करता है, 0-1 ऑन ऑफ पे काम करता है ना। उसको मालूम होता है कि कब मुझे 0 लेना है, कब मुझे 1 लेना होता है। वो इसी लैंग्वेज को समझता है, वो इसे नहीं समझता जो आपने अभी इधर लिखी है 2+2, क्योंकि ये तो मानवीय लैंग्वेज है। ठीक है, तो इस मानवीय भाषा में आपने तो उसको काम सौंप दिया, आपने तो उसके लिए डाटा रख दिया। अब ये डाटा कंप्यूटर को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये एक रो डाटा है, रो मटेरियल है, इसका कोई अर्थ नहीं है कंप्यूटर के लिए। अब कंप्यूटर क्या करेगा, इस डाटा को सबसे पहले मशीनी भाषा में चेंज करेगा। कैसे करेगा वो हमें तो दिखाई नहीं देता है। आप जिस कीबोर्ड के माध्यम से ये 2+2 उस कंप्यूटर में एंटर कर रहे हो, उसी कीबोर्ड के नीचे जो होते हैं आस्की कोड होते हैं। अब ये आस्की कोड क्या है, ये कंप्यूटर की अगली क्लासों में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन कोड होते हैं।
इन कोड से ही कंप्यूटर क्या करता है, इस 2+2 को 0101 में चेंज कर रहा है, यानी अपनी लैंग्वेज में उसको परिवर्तित कर रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर देखो कि अभी तो पहला काम ये हुआ कि आपने उसको काम दे दिया, उसको समझ में नहीं आया, पहले उससे उसको समझने योग्य बनाया। तो यहाँ डाटा सारा क्या है, अर्थहीन है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेगा वो कि इसको बाइनरी डिजिट, ये जो 0-1 होते हैं इनको कहते हैं बाइनरी डिजिट। क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट। और इसी को क्या कहा जाता है, बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी भाषा, क्योंकि बाइनरी डिजिट पे आधारित है इसलिए इसको बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी भाषा कहते हैं। जो मैंने आपको कहा कि कंप्यूटर की स्वयं की अपनी एक भाषा होती है, तो कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझता है। मशीनी भाषा को ही हम क्या कहते हैं, बाइनरी भाषा या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि उसमें बाइनरी डिजिट यूज होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये काम दे दिया गया। अब कंप्यूटर ने इसको चेंज किया पहले बाइनरी डिजिट में, और बाइनरी डिजिट में चेंज करने के बाद में कंप्यूटर इसको क्या करता है, सोल्व करता है, इस पे प्रोसेस करता है। तो जब कंप्यूटर इस पे प्रोसेस करता है तो अब प्रोसेस कैसे करेगा, प्रोसेस यही करेगा कि अब उससे समझ लिया है कि मुझे 2+2 को सॉल्व करके देना है, तो 2+2 को उससे सॉल्व करके यहाँ पे आपके सामने क्या कर दिया, 4, उसने समझ लिया कि भाई 2+2 4 होता है। तो जो ये 4 रिजल्ट आया, ये क्या है, इंफॉर्मेशन है। क्या है ये, इंफॉर्मेशन है, क्योंकि डाटा को प्रोसेस करके फिर ये रिजल्ट निकाला गया है। तो अब ये क्या कहलाएगा, प्रोसेस डाटा इंफॉर्मेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन। और अब आपको भी पता है कि यहाँ पर 4 कैसे आए, क्योंकि 2+2 को सॉल्व किया गया है, डाटा को प्रोसेस किया गया है। तो अब हमें पता चल रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। डाटा रॉ मटेरियल मीनिंगलेस, इंफॉर्मेशन प्रोसेस डाटा तो मीनिंगफुल होती है। क्लियर हो गया है यहाँ पे। तो चलिए, आपको इस एग्जाम्पल से बिल्कुल इजीली समझ में आ गया होगा कि हमारा कंप्यूटर काम कैसे करता है और डाटा किस प्रकार से प्रोसेस होता है और किस प्रकार से इंफॉर्मेशन में चेंज होता है। जैसे डाटा प्रोसेस होगा, आपकी मॉनिटर स्क्रीन पे ये 4 सामने दिखाने लग जाएगा कि भाई इसका सॉल्यूशन ये है। चलिए, तो यहाँ पर डाटा को लेके, इंफॉर्मेशन के लेके आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको ये बताने वाली थी कि भाई इसको प्रोग्रामेबल मशीन भी कहते हैं, तो इसे प्रोग्रामेबल मशीन क्यों कहते हैं। कंप्यूटर में आप जो भी डाटा इनपुट करते हो, यानी आप एक तरीके से कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हो वो काम करने के लिए, आपके द्वारा ये निर्देश दिए गए। तो जब आप कंप्यूटर को ये निर्देश देते हो तो ये निर्देश भी क्या करते हैं, ग्रुप में कंप्यूटर के पास जाते हैं। मतलब कंप्यूटर एक एक निर्देश को पढ़ नहीं पाता है, कंप्यूटर पूरे निर्देशों के एक ग्रुप को पढ़ता है। जैसे यहाँ पे आपने 2+2 लिखा है, तो ये भी क्या है, निर्देशों का एक ग्रुप है ना। तो ये ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और इस ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। जब पूरा निर्देशों का एक समूह बन गया, भाई सबसे पहले आपने जैसे 2 लिखा और प्लस का साइन लगाया, तो ये अपने लिए, कंप्यूटर के लिए एक ऑर्डर हो गया है कि भाई आपको ये सोल्व करना है 2+2। तो जैसे ही आपने प्लस साइन लगाया, इसका मतलब कंप्यूटर के पास में 2 निर्देश जा चुके हैं, और फिर आपने एक वापस 2 लिखा, इसका मतलब अब कंप्यूटर के पास में 1 से 3 4 निर्देश जा चुके हैं। तो कंप्यूटर में जो भी निर्देश आप देते हो, ठीक है, कंप्यूटर को जो भी आपने निर्देश दिया, उन निर्देशों का समूह क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। और फिर आगे अगर मैं बात करूं तो प्रोग्रामों का समूह यानी ग्रुप ऑफ प्रोग्राम आपका कहलाता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो बात अभी हम सॉफ्टवेयर पे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ ये जानना है कि कंप्यूटर को प्रोग्रामेबल मशीन क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर कि कंप्यूटर को दिए गए निर्देश होते हैं वो समूह के रूप में होते हैं, ग्रुप के रूप में होते हैं, और जो ग्रुप के रूप में इंस्ट्रक्शन होते हैं कंप्यूटर उसी पे काम करता है। इसी कारण से इसको प्रोग्रामेबल मशीन भी कहते हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। तो यहाँ पर हम ये एक लाइन ऐड कर लेंगे, यहाँ पर ये एक लाइन हम ऐड कर लेंगे कि प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है, या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है, निर्देशों का समूह क्या कहलाता है, या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रोग्राम। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिए आप, ये एग्जांपल तो आप अपने समझने के तौर पे लिख लो। चलिए, नीचे ही आप नोट डाल के लिख लो, कंप्यूटर में दिए गए निर्देश, कंप्यूटर में दिए गए निर्देश समूह में होते हैं, निर्देशों के इस समूह को प्रोग्राम कहा जाता है।
ठीक है, तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाएगा? प्रोग्राम कहलाएगा। और फिर अगर हम आगे बात करेंगे तो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम क्या कहलाएगा? हमारा सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो तीनों कथन थे, हमने जो हमारी पिछली स्लाइड में देखे, वो तीनों कथन जो है आपके उनको लेके डाउट सारे क्लियर हो गए, क्यों डाटा प्रोसेसिंग मशीन है, क्यों इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन है, और क्यों ये एक प्रोग्रामेबल मशीन है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। चलिए अब देखिएगा कि कंप्यूटर जो है डाटा को रिट्रीव भी करता है। अब रिट्रीव का मतलब क्या है? क्या कंप्यूटर मशीन जो है क्या डाटा को प्रोसेस ही करने का काम करता है? क्या डाटा को प्रोसेस करके सिर्फ इंफॉर्मेशन में चेंज करने का काम करता है? भाई उसका इतना सा काम नहीं होता है। इतनी बड़ी इतनी अच्छी अगर ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो फिर इसका काम भी बहुत अच्छा वाला ही होगा। ये डाटा को प्रोसेस करने के बाद में यूजर को आउटपुट के रूप में दिखाने के बाद में डाटा को सेव करके भी रख सकती है, ताकि भविष्य में कभी उस यूजर को उन इंफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़े, प्रोसेस डाटा की आवश्यकता पड़े, तो वो कंप्यूटर से पुनः प्राप्त कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई फाइल अपने कंप्यूटर के अंदर बनाई है और आपने अभी वो फाइल बनाई इसलिए है कि आपको भविष्य में कभी भी इसकी जरूरत होगी, तो आपने बनाकर उसको कंप्यूटर में सेव कर दी है। फिर फ्यूचर में जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप उसको वापस अपने कंप्यूटर से प्राप्त कर सकते हैं। शायद उस फाइल के अंदर कुछ आपकी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आपका उस फाइल के अंदर होगा, तो उसे आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की एक ये भी विशेषता है कि कंप्यूटर सिर्फ डाटा को प्रोसेस करने का काम ही नहीं करता है, डाटा को प्रोसेस करके उसको सेव रखने का काम भी करता है। और इसी को हम कहते हैं कि डाटा को रिट्रीव करना, यानी कि डाटा को प्रोसेस करके डाटा को सेव किया गया ताकि जब भी यूजर को आवश्यकता हो वापस उस डाटा को प्राप्त किया जा सके, तो इसे कहते हैं रिट्रीव करना। तो कंप्यूटर की एक और विशेषता क्या है कि कंप्यूटर डाटा को स्टोर करके प्रोसेस करके डाटा को रिट्रीव भी करता है, अर्थात जब भी जैसी आवश्यकता हो तब डाटा को इसकी मेमोरी से बाहर निकालकर प्रयोग किया जा सकता है। तो ये भी अपने आप में कंप्यूटर की एक इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि रिट्रीव का मतलब क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग किया क्यों जाता है। तो कंप्यूटर का उपयोग जो है सूचनाओं व आंकड़ों को प्रोसेस करने, यहाँ पर ये करेक्शन कीजिएगा आप कि करने वे इकट्ठा करने के लिए, करने वे इकट्ठा यानी स्टोर करने के लिए, ताकि भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके, करने के लिए होता है। अब फिर हम देखें कि इसकी परिभाषा क्या है। तो कंप्यूटर की परिभाषा समझिएगा कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें इनपुट किए गए डाटा वे निर्देशों, इनपुट किए गए डाटा वे निर्देशों के समूह यानी ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को पढ़कर इनका तीव्र गति व परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी के साथ में, जैसे आपने कंप्यूटर को काम दिया 2 × 3 काम दे दिया आपने, तो वो एक्यूरेसी के साथ में आपको आंसर 6 ही देगा, वो कभी भी आंसर 5 या 4 नहीं देगा। तो कंप्यूटर की ये भी अपनी एक पहचान है कि जो भी काम आपने उसको करने के लिए दिया है वो बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर गति, तीव्र गति यानी स्पीड व परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी से प्रोसेसिंग यानी प्रक्रियान कर वांछित निर्गत प्रदान करता है, वांछित निर्गत परिणाम प्रदान करता है, मतलब आउटपुट के रूप में आपको रिजल्ट प्रदान करता है। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पर हमने जो है कंप्यूटर को कि भाई एक्चुअल में कंप्यूटर मशीन क्या है, स्वयं हमने कंप्यूटर के बारे में जान लिया कि कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से, इंग्लिश भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, दोनों का मतलब होता है गणना करना। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। तो कंप्यूटर की मेन विशेषताएं इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन है, डाटा प्रोसेसिंग मशीन है, प्लस एक प्रोग्रामेबल मशीन है, साथ ही साथ कंप्यूटर डाटा को रिट्रीव करता है। ये सब कुछ हमने देख लिया। फिर अब आगे नेक्स्ट देखते हैं कि भाई कंप्यूटर एकदम से तो बना नहीं होगा, इसको बनाने से पहले कुछ छोटे छोटे यंत्र भी बनाए गए हैं। कुछ छोटी छोटी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का निर्माण सबसे पहले हुआ जहां से हमें आइडियाज लगता गया। भाई हमें तो बाद में आइडियाज लगा, हमने तो कोई आविष्कार नहीं किया कंप्यूटर को लेके, लेकिन जब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को पहली बार जब बनाया तो उससे पहले कुछ छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी ऐसी बनाई गई थी जिसके माध्यम से एक चार्ल्स बेबेज को भी यह आइडिया आया कि हाँ अब जाके हम एक कंप्यूटर जैसी कोई एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का निर्माण कर सकते हैं। तो कहाँ से शुरुआत हुई है कंप्यूटर की?
वो हमें देखनी है। हम कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे, कंप्यूटर का परिचय हमने अच्छे से पढ़ लिया, अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर विकसित कैसे हुआ, उसका डेवलप कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले कंप्यूटर के इस क्षेत्र में सबसे पहले एक छोटा यंत्र बनाया गया। उस छोटे यंत्र का नाम क्या है और उसको लेके हमारे जो है किस प्रकार के प्रश्न जो है उसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वहां देखने को मिलेंगे। प्रश्नों की यदि मैं बात करूं तो देखिएगा कि अगर हम बात करें कि अबेकस तो विश्व में प्रथम बार बनाया गया एक यंत्र जो कि गणना करने वाला यंत्र है, जो कैलकुलेशन करने वाला यंत्र है। तो विश्व का पहला गणना करने वाला यंत्र वो है आपका अबेकस। अब देखिए अबेकस का, यहाँ देखिए अबेकस की पिक आपके सामने है। अबेकस कैसा होता था, अभी तो देखो कि जब हम बात करें तो ये छोटे बच्चों के लिए खिलौनों के रूप में मार्केट में भी अवेलेबल है ना। इस प्रकार का ये अबेकस होता था। इस अबेकस यंत्र में क्या होता था कि लकड़ी की ये छड़ी इसके अंदर लगी हुई होती थी और इन लकड़ी की छड़ियों में जो है ये गोलाकार मोती जैसी है ना, ये छोटे छोटे मनके इसके अंदर लगे हुए होते थे और ये मनकों की एक चेन होती थी, एक श्रृंखला होती थी। इन्हीं मनकों की चेन से क्या किया जाता था, काउंटिंग की जाती थी, गिनती करी जाती थी, मतलब इस मशीन से गणना की जाती थी। अब ये कोई इलेक्ट्रिक मशीन नहीं है भाई, देखो सामान्य सी मशीन दिख रही है आपके सामने, इसमें लकड़ी की ये छड़े लगी हुई है और उसके अंदर जो है गोलाकार ऐसे मोती पिरोए हुए हैं जिसमें बीच में छेद होता है जो इन लकड़ी की छड़ों में पिरोए गए हैं। ठीक है, और इन मनकों की सहायता से ही गणना की जाती थी कि भाई छोटे बच्चों को काउंटिंग करने के लिए दे दिया जाता था कि 1 कितना होता है, 2 में कितने मन के आएंगे, 3 अगर आप करते हो तो 3 में कितने मन के आएंगे। तो बच्चों को इससे गिनती सिखाई जाती थी और साथ ही साथ इसी से जो है हमारी गणित की सारी संक्रियाएं सिखाई जाती थी, जैसे प्लस कैसे किया जाता है, माइनस कैसे, मतलब सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, एडिशन कैसे होती है, मल्टीपल कैसे होता है, डिवीजन कैसे किया जाता है। वो सारी चारों गणनाएं जो है इसी यंत्र के माध्यम से समझाई जाती थी। तो विश्व में सबसे पहले गणना करने के लिए जो यंत्र आया था वो था अबेकस। अब देखते हैं कि अबेकस का अपना क्या इतिहास रहा है। ठीक है, देखिए अबेकस दुनिया का प्रथम गणक यंत्र है। तो यही देखो, यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे प्रश्न कम से कम पिछले कितने ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको लेके प्रश्न देखे गए हैं कि भाई दुनिया का या विश्व का प्रथम गणक यंत्र कौन सा है। तो दुनिया या विश्व का प्रथम गणक यंत्र है अबेकस। ठीक है, और आप देखते हो कि अभी भी वर्तमान में अगर हम बात करें तो अबेकस का सबसे ज्यादा प्रचलन हो गया है, अबेकस सिखवाई जा रही है। स्कूल के अंदर भी बच्चों को जो है अबेकस सिखाया जा रहा है। अगर आप चाहो, इंटरेस्टेड हो तो अपने बच्चों को किसी कंप्यूटर सेंटर से भी आप अबेकस सिखा सकते हो। अभी सबसे ज्यादा जो है बच्चे का आईक्यू फास्ट करने के लिए, बच्चे की आईक्यू फास्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जो है अबेकस लैंग्वेज ही ज्यादा बच्चों को सिखाई जा रही है, ये अबेकस का कार्य ज्यादा सिखाया जा रहा है। चलिए अब देखो कि अबेकस को काउंटिंग फ्रेम मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस यंत्र के द्वारा छोटे बच्चों को गिनती करना सिखाई जाती थी, काउंटिंग करना सिखाई जाती थी। एक मनके पे उसका हाथ रखवाते थे और कहते देखो ये 1 है, 2 पे 2 मनके को उससे अगर एक साथ पकड़ा, जैसे कि यहाँ देखो यहाँ नीचे 2 मनके लगे हुए हैं तो इसका मतलब ये 2 है। ऐसे करके बच्चों को जो है इससे काउंटिंग सिखाई जाती थी। ठीक है, तो इस कारण से अबेकस को काउंटिंग फ्रेम या अबेकस कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसकी खोज बेबीलोन चीन में हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। पटवार में एक प्रश्न आया था, पटवार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका प्रश्न आया हुआ है कि अबेकस जो है, अबेकस की खोज कहाँ हुई थी। तो अबेकस की खोज बेबीलोन चीन में हुई थी, यानी कि इस अबेकस यंत्र को चीन वासियों के द्वारा बनाया, मतलब ये अबेकस जो है चीन वासियों की देन है, चीनी लोगों ने इसको बनाया है। ठीक है, तो बेबीलोन चीन में इसकी खोज हुई थी। दुनिया के सबसे पहले गणक यंत्र अबेकस को जापान में सारोबान कहा जाता है। अब ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको लेके भी प्रश्न आया है कि जापान में अबेकस क्या कहलाता है। तो जापान में अबेकस को सारोबान कहते हैं। ऐसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्न बन चुका है। और अगर मैं बात करूं तो ये हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 9th-10th की कंप्यूटर की बुक्स है उसमें भी ये लाइन एड है। तो मैं आपको यही तो बात शुरू में समझा रही थी कि आपको जो यहाँ कंटेंट मिलने वाला है, मतलब हमने खुद ने ये प्रयास किया है
कि कहाँ से कैसे प्रश्न बन सकते हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारा मटेरियल हमने कलेक्ट करके बिल्कुल शॉर्ट तरीके से और बिल्कुल सारगर्भित तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया है, ताकि आपको नहीं भटकना पड़े 1 से 4 किताबें पढ़ने के लिए। तो ये देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भी मैंने कवर किया है इस कंटेंट में, प्लस जो अच्छी से अच्छी बुक है कंप्यूटर की, वहां से सब जगह से मैंने इसको कलेक्ट किया है। और साथ ही साथ इसमें जो है पिछले एग्जाम में कंप्यूटर के जितने भी कोई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां कंप्यूटर आया है, उन सभी पिछले एग्जामों के क्वेश्चंस भी इसमें समाहित है। ठीक है, तो आपको जो है बिल्कुल मतलब अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। चलिए देखिए कि दुनिया के सबसे पहले गणक यंत्र अबेकस को जापान में सारोबान कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का पहला गणक यंत्र, तो अबेकस की खोज कहाँ हुई, तो अबेकस की खोज बेबीलोन चीन में हुई है। अबेकस क्या था, एक गणना करने वाला यंत्र था, लेकिन इससे कैसी गणनाएं संभव थी, तो इससे जो है नॉर्मली हमारी चारों मैथमेटिकल संक्रियाएं हो सकती थी, जैसे एडिशन हो सकती थी, सब्ट्रैक्शन हो सकती थी, मल्टीपल हो सकता है, डिवीजन हो सकता था। तो ये हमारे गणित की चारों संक्रियाएं जो है इससे हो सकती थी। ठीक है, बस इसका इतना ही काम था, इससे हम यही कर सकते थे, इसके अलावा इसके हम कुछ नहीं कर सकते थे। इक्वल टू नहीं बता सकते थे, ग्रेटर देन, लेस देन, ये वाला नहीं कर सकते थे। सिर्फ ये 4 ही मैथमेटिकल इक्वेशंस जो है वो यहाँ पे क्लियर हो पाती थी। चलिए फिर आगे देखते हैं कि अबेकस के विकसित होने के बाद में नेक्स्ट दूसरा कौन सा यंत्र आया, या इस गणना करने वाली मशीन के क्षेत्र में आगे किस इंजीनियर ने कौन सा और नया यंत्र बनाया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, अब अबेकस के बाद में नेक्स्ट जो आया वो आया पास्कलाइन। अबेकस के बाद में अगर मैं बात करूं तो बाद में आपके आया पास्कलाइन। एक सेकेंड, अबेकस के बाद में पास्कलाइन कैसे आ गया भाई, उससे पहले तो नेपियर बॉन्स भी था। चलिए एक सेकेंड, यहाँ पर अबेकस के बाद अगर मैं बात करूं तो अबेकस के बाद में एक और यंत्र आया, वो था नेपियर बॉन्स। नेपियर बॉन्स, अबेकस के बाद में नेपियर बॉन्स नाम का एक यंत्र बनाया गया। ये भी जो है मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करता था, गणितीय संक्रियाओं को क्रियान्वित करने के में काम आता था। लेकिन इसकी एक खासियत थी, इसको लेके भी काफी प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिले कि भाई नेपियर बॉन्स जो है इसका आविष्कार किससे किया, इस यंत्र को किससे बनाया, तो इसको बनाने वाले कौन थे सबसे पहले उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके आविष्कारक थे इसके आविष्कारक थे जॉन नेपियर्स। इसके आविष्कारक कौन थे? जॉन नेपियर। जॉन नेपियर इसके आविष्कारक थे, इसी कारण से इस यंत्र का नाम भी क्या रखा गया? नेपियर बोन्स। ठीक है, और ये जो नेपियर बोन्स था, यहाँ पर बोन्स जो शब्द आ रहा है, तो इस यंत्र को जो है जानवर की हड्डियों से बनाया गया था। मतलब ये जो यंत्र है जानवरों की हड्डियों से निर्मित था, इस कारण से और बनाया इसको नेपियर ने था, इस कारण से इसका नाम रखा गया नेपियर बोन्स। ठीक है, अब ये जो नेपियर बोन्स है आविष्कारक जॉन नेपियर ने किया था। यहाँ आप लिख लोगे कि जानवरों की हड्डियों से निर्मित यंत्र था। ठीक है, अब ये भी गणना करने वाला यंत्र है, लेकिन इससे गणनाएं किस प्रकार की हो सकती थी? तो इससे प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन ये गणनाएं तो कर ही सकते थे। साथ ही साथ में ये एक ऐसा यंत्र था जो इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इन ये गणनाएं भी कर सकता था। ठीक है, जो मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल वाली जो गणनाएं होती है वो सारी की सारी इसके द्वारा की जा सकती थी। यानी हम तुलना करें अबेकस और इसकी, तो अबेकस से थोड़ा फास्ट भी था और इससे थोड़ी और अधिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व हो सकती थी। तो एक तरीके से अबेकस के बाद में एक नया ही विकास था ये नेपियर बोन्स। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लोगे कि यहां पर इसके माध्यम से गणित की सभी लघु गणक संक्रियाएं, यानी अलॉगरिथम या अलॉगरिथम आप लॉजिकल यूनिट बोल दो आप इसको, लघु गणक संक्रियाएं की जा सकती। ठीक है, चलिए, तो अबेकस के बाद में नेक्स्ट जो आया वो था नेपियर बोन्स। ये भी एक प्रकार का जो यंत्र है, ये भी अबेकस के बाद में विकसित हुआ। फिर इसके बाद में
धीरे धीरे इनको क्या करने लगे, भाई ये जानवर की हड्डी से बना हुआ था। इसके बाद में क्या हुआ कि पास्कल नाम के एक वैज्ञानिक थे और उनके दिमाग में आया कि जब इस तरीके के यंत्र बन सकते हैं जो कि गणना कर सकते हैं तो कुछ और नया भी किया जाए। तो कुछ और नया करने में पास्कल का हमारे बहुत सहयोग रहा और पास्कल ने क्या बनाया वो हम देखते हैं। चलिए देखिए, पास्कल ने पास्कलाइन बनाया, पास्कलाइन यंत्र बनाया। अब इसको लेके क्या प्रश्न बनता है कि भाई जो ये पास्कलाइन जो था ये प्रथम मैकेनिकल है ना, प्रथम मैकेनिकल आपका कैलकुलेटर के जैसे था। अब देखो ये आपको पिक में दिखाई दे रहा होगा, अगर आप इसकी पिक देखो तो इस पिक में देखो कि ये जो इस तरीके का एक बॉक्स की, जैसे हमारा ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना कि ज्योमेट्री बॉक्स को हम खोलते हैं तो उसके अंदर हम जो है रूलर वगैरह ये सब कुछ रख सकते हैं। तो ये लाइक एक ज्योमेट्री बॉक्स के जैसे ही था। जैसे ही इसको आप यहाँ से खोलोगे, इसके अंदर देखिए यहाँ पे नंबर लगे हुए, कुछ वर्ताकार सर्किल यहाँ पे वो लगे हुए थे, पहिए के समान की संरचनाएं, और नीचे जो है बिल्कुल मैकेनिकल था कि जैसे जैसे आप इससे कैलकुलेशन करोगे, जैसे हमारा कैलकुलेटर काम करता है उसी तरीके से ये यंत्र काम करता था। ठीक है, इस कैलकुलेटर के समान ही ये यंत्र दिखता है और इसके द्वारा गणनाएं की जा सकती थी। इसी कारण से तो इसको कहा गया है पास्कलाइन कैलकुलेटर। चलिए अब पास्कलाइन कैलकुलेटर के बारे में क्या क्या याद रखना है। देखो, विश्व का प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर जो कि फ्रांस में कहाँ विकसित किया गया था, फ्रांस में। कहाँ हुआ था, फ्रांस में। तो फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल, यहाँ पर देखो ये गलत छप गया है, कोई बात नहीं, यहाँ आप करेक्शन कर लीजिए कि भाई विश्व का प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर जो कि फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल द्वारा 1642 से 1644 के मध्य विकसित किया गया। और ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित है इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, पास्कलाइन मशीन, या इसे हम कह सकते हैं पास्कलाइन कैलकुलेटर। चलिए, इस कैलकुलेटर को पास्कलाइन या अंकगणितीय मशीन या एडिटिंग मशीन अथवा पास्कल कैलकुलेटर भी कहा जाता है। तो ये सब कुछ हमें याद रखना है कि भाई ये जो पास्कलाइन है ये क्या है, ये एक अंकगणितीय मशीन है, साथ ही साथ में ये एडिटिंग मशीन है क्योंकि इससे एडिशन सब्ट्रैक्शन सारी हो सकती थी लेकिन इससे एडिशन करना बहुत इजी था, तो ये एक एडिटिंग मशीन है। साथ ही इसको पास्कल का कैलकुलेटर कहते हैं क्योंकि एक प्रकार से ये कैलकुलेटर के समान ही मशीन है। पास्कलाइन ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने पास्कलाइन के बारे में कि भाई जो सबसे पहले कंप्यूटर जब स्टार्ट हुआ, कंप्यूटर मशीन जब नहीं आई, उससे पहले कौन कौन से छोटे यंत्र बन चुके हैं थे। तो यहाँ तक आज की क्लास में हमने जो है कंप्यूटर के सामान्य परिचय को देखा, साथ ही साथ में हमने देखा कि कंप्यूटर के आने से पहले कौन कौन से छोटे यंत्र बने, जैसे अबेकस हुआ, नेपियर बोन्स हुआ, पास्कलाइन हुआ, इन सब के ऊपर हमने जो है चर्चा की है। फिर आगे अब हम देखते हैं कि इस पास्कलाइन के बाद में भी और क्या विकसित किया गया। तो पास्कलाइन के बाद में देखो कि पास्कलाइन जब कैलकुलेटर बन गया उसके बाद में एनालिटिकल इंजन एवं डिफरेंस इंजन का विचार शुरू हुआ। और ये विचार कहाँ से शुरू हुआ, ये विचार किसके माइंड में आया, तो ये विचार आया हमारे चार्ल्स बेबेज के माइंड में। चार्ल्स बेबेज को लगा जब पास्कलाइन मशीन जो है उसके द्वारा एडिटिंग की जा सकती है, उसके द्वारा जो है वो ओडोमीटर के सिद्धांत पे भी कार्य करती है, तो इसका मतलब कुछ एक ऐसी बड़ी इलेक्ट्रिक मशीन बनाई जा सकती है जो और भी ज्यादा कैलकुलेशन कर सकती है, जो डाटा को स्टोर भी करके रख सकती है। तो ऐसे विचार जो है चार्ल्स बेबेज के माइंड में आए और चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले क्या बनाया, एनालिटिकल एवं डिफरेंस इंजन। एनालिटिकल का मतलब होता है विश्लेषणात्मक। तो देखो कि इस प्रकार की सबसे पहले कंप्यूटर का अगर हम रूप देखें तो कंप्यूटर जो है इतनी बड़ी मशीन थी, आपके सामने दिख रहा होगा कि इतनी बड़ी मशीन के प्रकार की जो है ना, इतनी बड़ी मशीन थी कंप्यूटर। अब ऐसे कंप्यूटर इजीली पोर्टेबल भी नहीं है, इनको आप एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान ले जा भी नहीं सकते। तो शुरुआत में हमारे कंप्यूटर कुछ इस टाइप के थे। ठीक है, मतलब कंप्यूटर का अगर आप प्रोटोटाइप देखो तो इस टाइप का था, कंप्यूटर नहीं है ये अभी तक भी एक्चुअल। चार्ल्स बेबेज द्वारा 1822 में, यहां से प्रश्न बनता है, प्रश्न आए हुए भी है। 1822 में डिफरेंस इंजन एवं 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया गया। तो ये दोनों जो आविष्कार हैं चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही किए गए हैं। और चार्ल्स बेबेज कौन है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे चार्ल्स बेबेज के बारे में। भाई अगर हमसे पूछा जाए कि कंप्यूटर के जनक कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो एक ही नाम हमें याद आता है, चार्ल्स बेबेज, जो कि हमने छोटी क्लासों से भी पढ़ा है। तो ये तो हमें पूरा अच्छे से याद है कि कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ
कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, क्योंकि जब उन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया उसके बाद से ही जो है हमारी कंप्यूटर मशीन बनना स्टार्ट हो गई, या हम यूं कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन का धीरे धीरे विकास होना शुरू हो गया। चलिए, तो आपको क्या क्या याद रखना है? याद रखना है कि भाई डिफरेंस इंजन का विकास कब किया? 1822 में। ठीक है, एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक इंजन का विकास कब किया? तो इसका विकास किया 1833 में। कंप्यूटर का पितामह या फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अब यहाँ पर एक चीज सुनना कि कंप्यूटर में जब डिफरेंस इंजन को बनाया तब तो चार्ल्स बेबेज का प्रयोग पूर्णतः सफल हुआ, लेकिन जब वो 1833 में एनालिटिकल इंजन पे कार्य कर रहे थे उस समय बीच में ही उनके स्वास्थ्य खराब हो गया और उनकी वजह से वो उनकी मतलब समय से पहले ही मृत्यु हो गई। तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार शुरू तो चार्ल्स बेबेज ने किया, लेकिन वो इसको पूर्ण रूप नहीं दे पाए, वो इसको पूरा नहीं कर पाए, वो इसको कंप्लीट नहीं कर पाए। और इन्हीं के बेटे थे एलन ट्यूरिंग। इन्हीं के बेटे क्या थे? एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग ने क्या किया? अपने फादर के विचारों को आगे विकसित किया और उन्होंने ही जो है आगे जाके कंप्यूटर को बनाया। अब देखो, प्रश्न वहां पे कंफ्यूज कैसे करते हैं। एक आपसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर के पितामह या फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा जा रहा है, कंप्यूटर के पितामह या फादर ऑफ कंप्यूटर, तब तो आपको क्या जवाब देना है? चार्ल्स बेबेज, क्योंकि विचार तो किसके थे, यानी आइडियाज तो किसके थे? चार्ल्स बेबेज के ही थे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि आधुनिक कंप्यूटर के यानी फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर या कह दो कि कंप्यूटर विज्ञान के जनक, कंप्यूटर विज्ञान के जनक, ठीक है, अगर इस तरीके से प्रश्न आ जाए कि आधुनिक कंप्यूटर या कंप्यूटर विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, है ना, या फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कंप्यूटर साइंस, तो फिर आपको देना है आंसर एलन ट्यूरिंग। और एलन ट्यूरिंग कौन है? एलन ट्यूरिंग चार्ल्स बेबेज के ही बेटे हैं। एनालिटिक इंजन का आविष्कार करते करते चार्ल्स बेबेज की बीच में ही डेथ हो जाती है और फिर उस कार्य को पूरा कौन करता है? इन्हीं के बेटे एलन ट्यूरिंग। तो इसीलिए जो है आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। तो ऐसे दोनों प्रश्न हमारे नहीं गलत होने चाहिए, ये आपको इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेना है। ये दोनों प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए अगर कहीं पे भी आ जाए तो। चलिए, तो यहाँ पर आज जो है हमने कंप्यूटर का सामान्य से परिचय पढ़ लिया, कंप्यूटर के विकास को स्टार्ट कर लिया। कल हम इसके इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे कि हिस्ट्री के अंदर जो कंप्यूटर से पहले और कितनी मशीनें बनी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए एएल क्लासेस के साथ में पूरे विश्वास के साथ में, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप सभी जो है जल्द से जल्द सरकारी नौकरी हासिल कर सके। थैंक यू।